NorthHindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। करीब 1.5 महीने के बाद एक बार फिर से भारत चीन सीमा पर झड़प हुई है लद्दाख के इलाके में। भारत सरकार का दावा है कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की 29 तारीख की रात को, लेकिन उन्हें भगा दिया गया, लौटा दिया गया या खदेड़ दिया गया। लेकिन इसी के जवाब में दूसरे तरफ से चीन का भी खंडन आ गया है कि हमारी तरफ से कोई घुसपैठ नहीं हुई है, बल्कि भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। तो ये आरोप प्रत्यारोप, खंडन खंडन का दौर चलता रहता है। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये झड़प बात का संकेत दे रही है कि सीमा पर इसके बावजूद कि लगातार बातचीत हो रही है, शांति अभी नहीं है। शांति बहुत दूर है, बल्कि ऐसा लगता है कि तनाव और भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन के बयानों को देखें, विदेश मंत्री जयशंकर ने जो कुछ कहा है, या CDS जनरल बिपिन रावत ने जिस तरह से कहा कि बातचीत अगर कामयाब नहीं हुई तो दूसरा रास्ता, जंग का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो माहौल काफी गर्म है और चिंता की बात है। 62 के बाद बहुत ही कहना चाहिए कि तनावपूर्ण माहौल सीमा पर है। और ये चिंता हमें अपनी सरकार में बहुत कम दिख रही है। कम से कम जो सरकार के नेता गण हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं, अगर विदेश मंत्री को छोड़ दे तो। और उनके बयान भी अभी पिछले हफ्ते भर के अंदर ही आए हैं इस तरह के। तो क्या वजह है? क्या हमारी चिंता कम है, या हम उस चिंता को जाहिर नहीं करना चाहते हैं, और असल में सीमा पर हालात कितने गंभीर हैं, ये समझने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ 3 बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, हमारे साथ आलोक जोशी हैं, और साथ में हमारे साथ मयंक सिंह हैं, जो कि लंबे समय से डिफेंस को कवर करते आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मयंक जी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो झड़प की खबर आई है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये वास्तविक कोई झड़प है पैंगोंग के इलाके पर जो हुई है, और या ये जो आमतौर पर सीमा में जब भी इस तरह की बातें होती तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, वो उसी तरह का एक प्रचारात्मक एक्सरसाइज मान ली जाए इसको? पहली चीज, मैं अभी एक्चुअली मैं डिफेंस करस्पॉन्डेंट हूँ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए, फिलहाल उनके लिए काम कर रहा हूँ मैं। प्रोफेसर कुमार, एक्चुअली जो इशू यहाँ पे उभर के आया आपके सामने कि 29 तारीख को ऐसा हुआ, तो जब हमारी बातचीत हुई लोगों से और जिन ऑफिसर्स से या ग्राउंड पर जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, तो ये अगर आप नोटिस करें, ये 5 और 6 मई से ये चीजें शुरुआत हुई थी, और तभी से ये कह दिया गया था कि दोनों तरफ से लगभग 40,000 के करीब सैनिक हैं, और जो लगभग 826 किलोमीटर की ये पूरी सेना है उधर लद्दाख, सीमा है उधर लद्दाख की। और जिस तरह से चीजें, ईस्टर्न लद्दाख अभी जो हमारा जो फोकस पॉइंट है, एक्चुअली वो ईस्टर्न लद्दाख है। और अभी जो ये नई नई घटना जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, वो चुशूल और स्पंगुर 2 इलाके हैं, उनके बीच का मसला है ये। और अगर मैप पे जाएंगे और देखेंगे तो जो पैंगोंग त्सो लेक है, ये उसका सदर्न बैंक है, और अभी तक जितना भी 4-5 इलाके हैं वो नॉर्दर्न बैंक की तरफ रहे हैं, चाहे फिंगर 4 हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग सेक्टर हो, चाहे वो गलवान हो, या फिर देप्सांग हो। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इस वक्त है देप्सांग का है। अभी ये जो नई चीज आपने सुनी, ये है सदर्न बैंक, और इस इलाके को चुशूल और स्पंगुर के बीच में, चुशूल पे हमारे बटालियन हेडक्वार्टर है, वही इस पूरे इलाके को मेंटेन करता है। तो बताया गया कि फ्राइडे की रात में ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया था और चीनियों का, लेकिन क्योंकि जैसा कि ये कहा जाता है कि डिप्लॉयमेंट इतना गहरा डेंस हो चुका है इस वक्त कि हर चीज पे वहां पे नजर है, और उस जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसका, उस पर हम इसके बाद बात करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अभी जो आपका पॉइंट था, ये मूवमेंट जैसे ही देखी गई, इंडिया ने इस ऐसी भी कुछ खबर है कि इस झड़प में कोई हिंसा हुई है, किसी को जानो माल का नुकसान भी हुआ है, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं? बिल्कुल नहीं। जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि यहाँ सिर्फ मनूवर्स हुए। जो ये पहाड़ी इलाके हैं वहां पे इतना मूवमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर भारी तादाद में आप सैनिकों को जमावड़ा अगर करना चाहें, तो वो अलग अलग रिजेस पे और माउंटेन्स पे, एजेस पे, वो बड़ा डिफिकल्ट रहता है। हालांकि इन्हीं इलाकों में जो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है कि वैलीज जो है वो बड़ी प्लेन सी हैं, और काफी लंबी लंबी वैलीज हैं वहां पे,
बट इस इलाके में अभी फिलहाल जो स्पेसिफिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां लगभग 200 सैनिक बताए गए थे, 150 से 200 सैनिक थे। हालांकि वो आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ आए थे। लेकिन जब ये फ्राइडे को मूवमेंट देख लिया गया था, तो इंडियन आर्मी ने आउट मनूवर किया है पहली बार। ये जो फौजियों से बात हुई, सैनिकों से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि इससे पहले जो धोखा हुआ था उनके साथ में, उसके लिए तैयारियां पहले से थी। और सबसे सेंसिटिव बात यह है कि रिटेलिएशन के लिए इंडियन आर्मी तैयार है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो उनके साथ चीनियों के साथ हुआ है, जिसको वो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, और रिटेलिएशन के लिए शायद अब वो माहौल बन रहा है। जी, तो आशुतोष जी, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें मयंक जी ने बताई। एक तो रिटेलिएशन के लिए सरकार तैयार है, और जिस तरह की गतिविधियां वहां हो रही थी लगातार, उससे चौकन्नी भी है। और पहली बार इस जो घुसपैठी है, उनको खदेड़ा गया है। मतलब जो कब्जा करने की नीयत से चीनी सैनिक आ रहे थे, उन्हें ढकेला गया है। तो ये इस तरह का रिस्पांस पहली बार इस तरह से हो रहा है भारतीय सेना की तरफ से। इसको अब आप किस तरह से इसका एनालिसिस करेंगे? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जब 15 जून की घटना हुई और उसमें 20 जवान शहीद हुए, तो उसके बाद तकरीबन 4 दौर की बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे, और उसके बाद विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी बातचीत हुई, उसके बाद अजीत डोभाल के स्तर पर भी बातचीत हुई है। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो भारत के जो चीन के विदेश जो हमारे राजदूत हैं, उन्होंने वहां की सीपीसी की जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की, मिलिट्री कमीशन के जो डिप्टी डायरेक्टर उनसे भी बातचीत की है। जिसका मतलब ये कि भारत लगातार चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जो हमारी जमीन के अंदर घुसकर आ गए हो, ये ठीक बात नहीं है और आपको वापस अपनी जमीन पे जाना चाहिए। अब जब इतने बड़े लेवल पे बातचीत हो रही है, उसके बाद अगर चीन भारत की सीमा में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले दौर की जो बातचीत हुई सारी की सारी फ्लॉप और असफल हो गई है और चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि भारत ने पिछले दिनों ये जताने की कोशिश की है कि बहुत सारे ऐप्स, चीनी ऐप्स हमने जो है वो उन पे पाबंदी लगा दी है, उनके बहुत सारे जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो ये जो झड़प हुई है, इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि चीन पर इस बात का कोई असर होने वाला नहीं है। तो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट, एक तो स्पष्ट ये है कि भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन भारत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, चीन का कुछ जो अल्टीरियर मोटिव है, उस अल्टीरियर मोटिव को पाने के लिए वो बार बार आने की कोशिश कर रहा है। अब जो तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये बार बार कहते हैं, भारत सरकार कहती है गलवान घाटी से हमने उनको बाहर भगा दिया, चलिए मान लिया उनकी बात, लेकिन भारत सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो पेंगोंग शो में जो पहले हम फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो हमारे जवान, हमारे सिपाही जो वहां पे लगातार पेट्रोलिंग करते थे, अब उनको उसकी इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है। दूसरा, डेप्सांग के इलाके में उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो दो इलाकों में आज भी चीनी बैठे हुए हैं, उनका कब्जा है। क्या भारत उन इलाकों से चीनियों को पीछे हटा सकती है? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल। ये सवाल इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पर लगातार यह आरोप लगता है कि उनके समय में चीनी भारतीय सीमा के अंदर घुसकर आ गए और कब्जा कर लिया। दूसरी बात, ये वो सरकार है जो राष्ट्रवाद की बात करती है और ये बार बार कहती है कि जो हमारी सीमा में घुसेगा उसको हम जवाब देंगे। 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के जो संबोधन था राष्ट्र का, उसमें स्पष्ट है। तो आज की तारीख में मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि 18 बार देश के प्रधानमंत्री अगर चीन के शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, उसके बाद अगर वो हमारी सीमा के अंदर घुसकर कब्जा कर लेता है और हमारे तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट के बावजूद भी अगर वो दोबारा प्रयास करता है, इसका मतलब ये है कि चीन का जो षड्यंत्र है वो बड़ा गहरा है और उसको समझने की जरूरत है। आलोक जी, अल्टीरियर मोटिव्स की बात की आशुतोष जी ने, और दूसरी बात ये की कि ठीक है, जो नई घुसपैठ कर रहे हैं चीनी, उनको आपने एक बार वहां पर रोक दिया, लेकिन जो पुराना कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए अभी कोई सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रही। उसके लिए पूरी तरह से बातचीत पर हमारी निगाहें हैं कि बातचीत से अगर उसका समाधान हो जाए तो हो जाए, और उसमें चीन की कोई दिलचस्पी दिख नहीं रही। अभी तक 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है और विभिन्न स्तरों पर बातचीत हो चुकी है, अभी आशुतोष ने जैसे बताया हमको। अब इस सूरत में एक अल्टीरियर मोटिव्स क्या काम कर रहे होंगे, ये इनको जरा आप बताएंगे, कौन से ऐसे मोटिव हैं? हम जानते हैं कि धारा 370 का सवाल चीन को परेशान कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है कि अमेरिका के साथ भारत की इतनी गोलबंदी क्यों हो रही है, क्वाड का हिस्सा क्यों बन रहा है वो,
तो ये तमाम चीजें हैं जो चीनी नेतृत्व की निगाहों में होंगी, और ये दबाव बनाने की जो एक्सरसाइज चल रही है सीमा पर इस तरह की घुसपैठ या कब्जे के जरिए, क्या यही सब चीन करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, इसलिए हट नहीं रहा है और ना ही समझौते के तैयार है? देखिए, चीन जो करना चाहता है मेरे ख्याल से वो बहुत साफ है, और चीन के बारे में खास ध्यान देने वाली बात आज फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है, अगर आपने ध्यान दिया हो। उनका कहना है कि चीन ने भारत के बारे में एक फैसला कर लिया है। तकलीफ की बात यह है कि भारत ने चीन के बारे में अभी तक फैसला नहीं किया है। भारत को चीन के बारे में एक फैसला करना होगा और गेट टफ, उनका कहना है कि आप कड़ाई से निपटना होगा। प्रश्न यह है कि क्या आप कड़ाई से निपट सकते हैं, और चीन क्यों कर रहा है? जो आपका सवाल है कि चीन के अल्टीरियर मोटिव्स क्या और क्यों हो सकते हैं, तो चीन आज की परिस्थिति में आपको पता है, चीन के जो अरमान है, सपने हैं, हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के सपने देख रहा है, और चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। और वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा है, वो उसे काफी हद तक दुनिया में जो लोग इस समय ग्लोबल अलायंसेस का या ग्लोबल इक्वेशंस का अध्ययन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोरोना का संकट खत्म होने के बाद दुनिया की शक्ल कैसी होगी, इसका अंदाजा आप कोरोना खत्म होने के पहले नहीं लगा सकते हैं। और चीन यकीनन एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। तमाम उसके खिलाफ अलायंसेस बन रहे हैं, उसको अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका जाकर साउथ चाइना सी से उस पर दबाव डाल रहा है। लेकिन ये बात आपको माननी चाहिए कि चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और चीन की नज़र भारत पर काफ़ी समय से है। अगर हम देखते हैं कि फेसबुक यहाँ आकर सरकार के साथ क्यों गलबैयाँ कर रहा है, गूगल यहाँ आता है, ट्विटर आता है, व्हाट्सएप आता है, ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको भारत में कुछ दिख रहा है। उनको सबको भारत में एक बड़ा बाजार दिख रहा है, उनको यहाँ बहुत बड़ा डाटा का भंडार दिख रहा है। तो चीन को क्यों नहीं दिखेगा, और चीन के मन में ये बात क्यों नहीं आएगी कि मेरे पड़ोस में इतना बड़ा भंडार है और वो इतनी दूर से आके अमेरिका इस पर कब्जा करेगा, मैं इसको ऐसे ही मुफ्त में जाने दूं। इस नजर से देखें, रीजनल जिसको कहते हैं दादागिरी के लिहाज से देखें, चीन पहले से हमारे लगभग सभी पड़ोसियों को अपने अर्दब में ले चुका है। देसी भाषा में कहते हैं कि वो किसी न किसी को खुश करके, किसी को दबा कर उसने सबको अपने प्रभाव में ले रखा है। नेपाल की तरफ से उसका जो हाल है वो आप अभी खबर आ रही है कि मानसरोवर पर उसने मिसाइल तैनात कर दी। मैं अब से 5 साल पहले से ज्यादा 7-8 साल पहले उत्तराखंड में बहुत रिमोट इलाकों में गया था, मुंशियारी और नारायण मुनि आश्रम जो मानसरोवर यात्रा के आखिरी पॉइंट्स हैं। वहाँ गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि साहब, आप हमारे यहाँ चलने को सड़क नहीं है, इसके आगे हमको 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, अगर मिलम ग्लेशियर जाना होता है, ट्रैकिंग होती है, और चीन ने हाईवे बना दिया और हाई स्पीड ट्रेन ला रहा है बॉर्डर तक। तो आप सोचिए कि अगर कल को लड़ाई हो गई, आपका फौजी यहाँ से पैदल चलना शुरू करेगा और वहां से ट्रेन पे हजारों फौजी उतर चुके होंगे, कौन मुकाबले में भारी पड़ेगा? तो मोटे वो जमाने से तैयारी चल रही है, यहाँ तैयारी की कमी आज से नहीं पहले से है, और मोटिव साफ है कि वो इस इलाके में, बाकी इलाकों में, दुनिया में हर तरफ अपना दबदबा बनाना चाहता है। और उसको भारत से ये शायद उसको उम्मीद थी कि ये हमारे मित्र साबित होंगे, 18 बार हमारी मुलाकात हुई है, दोस्ती रहेगी, फायदा होगा। अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो इधर से या उधर से परेशान करने का प्रयास कर रहा है। इस परेशान करने में वो जिस जमीन का झगड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जमीन पे कब्जा करना कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, तनाव पैदा करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मयंक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम केवल बात कर रहे हैं पैंगोंग की, गलवान घाटी की खबरें, जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा मानसरोवर के पास मिसाइल तैनात कर दिए हैं, वहाँ डाकुला नाथुला में भी कहा जा रहा है कि मिसाइल तैनात की जा रही हैं, वहाँ भी तनाव पैदा हो रहा है। तो आप देखें कि पूरी जो भारत चीन सीमा है, LAC है, हर जगह पर ये तनाव पैदा हो रहा है। तो ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव का पूरा क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, और दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं उनमें जो बातचीत जो चल रही है सुधारने के लिए, उस पर किस तरह के असर इसमें दिख रहे हैं? देखिए, 3488 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये पूरा,
और उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ, जो कि ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं जिसको। और 4 दिन पहले की खबर है कि S-300 के जो उनके जो सीकर रडार्स होते हैं, उनके सिग्नल्स पाए गए हैं वो ईस्टर्न साइड में। और साथ में नया ब्रिगेड हेडक्वार्टर बन रहा है, यांगसे इलाका है, ये सिक्किम के दूसरी तरफ अगेंस्ट में, और ऐसा पोजिशनिंग किया गया है कि चाहे वो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, उस तरफ हो जिस तरफ मूवमेंट चाहे वो कर ले। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी जोशी जी ने बताई आपको। देखिए अभी 2-3 चीजें और हैं कि माना ये जाता है कि मिलिट्री जब डिप्लॉयमेंट होता है तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां 100 आदमी खड़े हो सकते हैं वहां आप 200 आदमी खड़ा कर देंगे, तो आपस में एक दूसरे को ही गोली मार लेंगे वो। तो अभी हालात ये पैदा हो गए हैं, ये मिलिट्री के लिए समझाने की कोशिश बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सवाल पूछा है। तो ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को इस तरह से बांध दिया गया है मिलिटरली कि इतना पॉसिबल नहीं होगा, सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है दोनों तरफ से, कि इतना पॉसिबल नहीं होगा कि अगर मिलिटरली वो घुसना चाहें आपके ऊपर तो आ जाएं। मिडिल सेक्टर में ये है कि मतलब अमूमन 1962 वॉर के टाइम भी हुआ था कि वेस्टर्न साइड में जो है उनकी कभी भारत की इतनी हार नहीं हुई थी, वो ईस्टर्न सेक्टर में ही ज्यादा जो है नुकसान हुआ था। तो मिडिल सेक्टर को मान लें और ईस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख सेक्टर है उसको माने, 2 ही जगह ऐसी बचती है जहां इन्फ्लुएंस बचता है चीनियों के लिए। अब सेंट्रल सेक्टर में ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं था, तो लद्दाख एक ऐसा इशू था जहां पर आप DSDBO रोड जिसकी बात आप कर रहे हैं वो आपने किया। 1999 कारगिल के बाद आपने वहां एक नई कोर खड़ी कर दी, फिर आपने वहां नई नई ब्रिगेड्स खड़ी कर दी, एविएशन के एलिमेंट्स आपने खड़े कर दिए, वहां पे आर्मर्ड ब्रिगेड्स खड़ी कर दी। तो चीन के लिए एक ऐसा विंडो है, ये एक ऐसा, जो मेरा अपना एनालिसिस है, एक ऐसा पहलू है ये चीज कि चीन के पास अगर कोई भी इलाका बचता था जहां वो सामरिक तौर पर जिनको वो आप थ्रेट करने जा रहे थे, क्योंकि जो उनका सिंचियांग और तिब्बत जो दोनों ही डिस्टर्ब्ड इलाके हैं, उनको जो हाईवे जोड़ता है उसको आप थ्रेट करने की आप पोजीशन में आ गए थे आप। तो चीन के लिए अगर कोई विंडो बचता है तो यही विंडो बचता है जहां वो पूरे मसले को आपको थाम दे वो। तो अगर आप मेरी इस एनालिसिस को देखें तो ऐसे ऐसे उन्होंने पॉइंट्स पकड़े हैं जहां आपके मूवमेंट को या वो पूरी तरह बांधना शुरू कर दें। और अगर ये मान लें आप कि वो चाह रहे हैं कि LAC यहीं पर निश्चित कर दी जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख का है उसको यहीं पे निश्चित कर दीजिए, ताकि उनका जो एटलीस्ट हाईवे है, क्योंकि आप इतनी तेजी से अपने पिछले 4 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, जो टनल्स हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, मिसाइल डेवलपमेंट्स हैं आपकी कंट्री में, चाहे वो आकाश हो, ब्रह्मोस हो या फिर अग्नि हो या पृथ्वी हो, उसका इतने तेजी से विकास हुआ है जो शायद पिछले 30 सालों 35 सालों में जो चीजें बन रही थी उनका अब ये पॉइंट ऑफ सक्सेस आ रहा है। ये तो ये एक ऐसा पॉइंट बन गया था जहां की चीनियों के लिए बनता था ये। उन्होंने ऐसा विंडो देखा कि भाई कोविड हुआ है, कोविड-19। मयंक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि दोनों तरफ से एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है डिप्लॉयमेंट के लेवल पर, तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति भी मानी जानी चाहिए कि दोनों तरफ बिल्कुल युद्ध की तैयारी वाली स्थिति में हैं और कोई भी एक छोटी सी चिंगारी बड़ा रूप ले सकती है। क्या हम माने कि तनाव का लेवल इस यहाँ तक पहुंच गया है? नहीं, देखिए तनाव का लेवल वो नहीं है जो आप डिप्लॉयमेंट की जिसकी हमने बात की है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केटेड नहीं है, वो बॉर्डर नहीं है, अभी भी उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, और डिफैक्टो बॉर्डर, नॉट अ लीगल बॉर्डर। तो अगर वो नहीं है तो इस पर बातचीत होगी। एक और चीज, 1993 से आप जब 5 तरह के एग्रीमेंट्स हुए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए, अगर उसको आप देखें तो ये जो लद्दाख है, चीन की तरफ से एक तरफा जो यूनिलेटरल मूवमेंट हुआ है वो सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को एक तरफ कर दिया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें कई चीजें जो भारत ने मार्क की थी वो ये थी कि जो बॉर्डर पॉपुलेशन है भारत की, वो उसका जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है। तो अगर जो सलामी स्लाइसिंग वर्ड होता है कि अगर आप कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएं और दुश्मन को ज्यादा पता भी ना चले, जो कि भारत को वो दुश्मन मानता है, तो उन्होंने 2013 में ये भारत ने रियलाइज किया कि भाई हमारी जो बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है वो उसको दर्द हो रहा है, बीमार हो रहा है, एजुकेशन है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ मूव करना है। तो सारे बॉर्डर तो आपने खाली छोड़ दिए हैं। तो अगर चीनी चाहें तो चाहे वो जितना भी अंदर मूवमेंट करना चाहे वो कर ले रहे थे। वो बॉडी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बाद ये रियलाइज हुआ, और रोड्स की तरफ जो लगभग 74 स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं उनकी तरफ प्रेशर बिल्डअप हुआ है, और आज वो स्थिति आ गई है कि आप आई टू आई कॉन्टैक्ट में हैं।
आशुतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने स्तर पर बातचीत हो रही है, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन शी जिनपिंग के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने इतना गहरा रिश्ता कायम करने की कोशिश की, इतनी बार मिले जुले, अभी तक एक भी बार दोनों के बीच में फोन पर भी बातचीत नहीं हुई। ये क्या गुत्थी है? क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, समझा सकते हैं कि ये दोनों नेता आपस में क्यों बात नहीं करना चाहते हैं, जबकि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं? देखिए, शीर्ष किसी भी देश के या दो देशों के या तीन देशों के जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो तभी बातचीत करता है जब उसको इस बात की उम्मीद होती है कि कुछ न कुछ उसका हल निकलेगा। अगर मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग को फोन करते हैं और वहां से किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो फिर ये देश के लिए बहुत बड़ा फेस लॉस होगा। मुझे लगता है कि जो चीन की ये पूरी जो कोशिश है, क्योंकि अगर आप 1995 के बाद की, अगर जब चीनी रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद के अगर आप घटनाक्रम को देखें, चीन ने कभी भी अपनी सीमा से बाहर निकलकर कहीं कोई बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश नहीं की या कहीं भी कम्युनिस्ट कंट्री बनाने की कोशिश नहीं की। सोवियत यूनियन का उदाहरण आपके सामने, सोवियत यूनियन ने पूरे ईस्टर्न यूरोप को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो अमेरिका के पीछे भी निकारागुआ तक भी पहुंचने की उसने पूरी कोशिश, अफगानिस्तान में उसने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। लेकिन चीन का अपना एक कम्युनिस्ट मॉडल था, वो मॉडल ये था कि हमें अपने देश के अंदर रहना है, उसको समृद्ध करना, माओ देश उनका बहुत स्पष्ट था। अब दिक्कत क्या है कि शी जिनपिंग के आने के बाद से वो पूरी की पूरी थ्योरी पलट गई है। शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि माओ के बाद अगर इतिहास याद रखे तो सिर्फ शी जिनपिंग को याद रखे। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि 1995 को 1949 को जो है वो जब 100 साल क्रांति के पूरे हो जाएंगे, तब जो चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनके उभरना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप के तीन स्टेजेस बना रखे, 2010, 2020, 2035 और 2049। यानी ऑलरेडी वो 2 स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं। वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि चीन को मॉडर्न मिलिट्री सुपर पावर बनना है। ये क्यों कह रहे हैं? और वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत ने अपनी जो डिप्लोमेसी की है उसमें बड़ी नादानी का परिचय दिया है। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति को आप हाउडी मोदी करते हैं और जब नमस्ते ट्रंप करते हैं और इतनी करीबी दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आपका पड़ोसी जो उस अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है, उस बात को लेकर वो नाराज होगा। तो आप 18 बार मिलिए या 28 बार मिलिए, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान अभी तक अमेरिका के साथ था, आज वो पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा चीन के सबसे ज्यादा करीब है और हम अमेरिका के ज्यादा करीब होने लगे। आज की तारीख में बांग्लादेश वो भारत के साथ बहुत पूरी तरीके से नहीं है, नेपाल आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है, श्रीलंका आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है, सिक्किम भी आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है, और बर्मा तक के अंदर भूटान अपनी तरीके से नहीं है। जो बंगाल की खाड़ी है उसको भी वो चीन अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि या तो भारत ये एक्सेप्ट कर ले कि चीन दुनिया का अगला सुपर पावर है और हमें उसके साथ सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर भारत ये तय कर ले कि हमें हमसे चीन से 2-2 हाथ करने हैं। क्या हम चीन से 2-2 हाथ करने की स्थिति में है? हमारी जो इकोनॉमी है वो 2.89 या 3 ट्रिलियन इकोनॉमी मान लीजिए, चाइना 13 ट्रिलियन इकोनॉमी पे है, हम $261 बिलियन डिफेंस पे स्पेंडिंग कर रहे हैं। चाइना 261 बिलियन स्पेंड कर, हम 71 बिलियन डॉलर पर कर रहे हैं। आज जीडीपी का ग्रोथ रेट आया है 23.9% नेगेटिव है, और दुनिया में चाइना अकेला देश है जो कोरोना से प्रभावित है, वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ देख रहा है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम किस हद तक उससे पंगा ले सकते हैं। चाइना को ये तय नहीं कर रही है, भारत को तय करना होगा। जी, तो आलोक जी, लगता है कि भारत सरकार इस बात को समझ रही है, इसीलिए सरकार की तरफ से बहुत आक्रामक बयान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टकराव नहीं चाहती सरकार। अर्थव्यवस्था की भी हालत कमजोर है, अगर सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो वहां भी हम उसके मुकाबले कमजोर हैं। तो हमारे लिए तो एक ही रास्ता बचता है कि हम बातचीत के जरिए जितना ज्यादा हो सके चीन को कन्विंस करने की कोशिश करें, उसको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करें कि अमेरिका से हमारी दोस्ती ऐसी नहीं है कि आपके खिलाफ हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं, जो क्वाड वाली बात की हम लोगों ने कि आप ऑस्ट्रेलिया से अपनी निकटता बढ़ा रहे हैं और संधियां करके ये
मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये जो गलत संकेत बीजिंग को दिए गए, उसकी वजह से भी चीन भड़का है। तो क्या कुछ ऐसा भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे? उसके लिए मार्केट की बात आपने अच्छी कही थी कि आप उसके लिए मार्केट बंद करेंगे, पड़ोस का इतना बड़ा मार्केट बंद होगा तब भी वो परेशान होगा। तो कुछ तो आपको इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे सीमा पर टकराव को रोकने के लिए। ठीक है, हमें समझौते करने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये है, क्योंकि हम सीधे उसके मुकाबले मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं युद्ध के। कि आपको लगता है इसके बीच में से कहीं रास्ता निकालना होगा? नहीं, मुझे लगता है मुकेश जी, बात इतना सीधे तरीके से नहीं रखी जा सकती है कि हम चीन के साथ समझौता ही करना पड़ेगा। हमको फैसला करना पड़ेगा, और फैसला करने के लिए जैसे चीन के साथ है वैसे भारत की जनता के साथ इस सरकार को संवाद कायम करना होगा। इस देश के लोगों को विश्वास में लेना होगा। सबसे पहले उन्हें सच बताना होगा, परिस्थिति बतानी होगी। सच्चाई छिपाकर गुजारा नहीं होता है। कई बार आप बहुत बड़ी तकलीफ में हो तब भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेते हैं। हो सकता है ये पूरा देश मिलकर कह दे हाँ ठीक है हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, चलिए लड़िए। कोई ये कैसे कह सकता है कि हिंदुस्तान चीन से कमजोर है और हिंदुस्तान चीन से मुकाबला नहीं कर सकता? और मुझे नहीं लगता है चीन को भी ऐसा कोई मुगालता है कि वो भारत पर हमला कर देगा और वो भारत से बहुत आसानी से जीत जाएगा। वो अपनी तरफ से दबाव बनाने के लिए उसने एक स्ट्रैटेजी बना ली है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन वो भी ये पंगा, आज की तारीख में ये पंगा कोई नहीं लेना चाहता है कि वो हमला कर दे और हमले से सीमा के पार आ जाए। जैसे आशुतोष ने कहा, उनके अरमान है, बहुत बड़े अरमान हैं, लेकिन वो आलोक जी, ये प्रश्न मैंने ये डराकर दिखाकर गुजारा करना। आलोक जी, ये प्रश्न इसलिए आप देखिए लड़ाई कहाँ हो रही है। जैसे अभी आलोक जी, मेरा प्रश्न ये था, इसलिए उठा ये प्रश्न कि जो जमीन चीन ने अभी कब्जा की है, कर ली है, हम जानते हैं कि उसने कब्जा की हुई है, उसको छुड़ाने के लिए हम उस स्तर पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम युद्ध की स्थिति पैदा कर दें, हम उसके लिए युद्ध पर उतर आए। इसलिए ये प्रश्न उठाया मैंने। देखिए, ये स्थिति पैदा ही इसलिए हुई है कि ये जो जमीन है, अगर आप ईमानदारी से, भाई मयंक जी इस बारे में बारीकी से बता पाएंगे, ये जो इलाके हैं और जो जमीन है, वो जमीन किस काम की है? वो क्या किसी ऐसे काम आती है कि जिसके लिए दोनों देश अपने इतने सैनिक लड़ा दें और वहां आर पार की लड़ाई लड़ लें? वो दबाव बनाने के लिए हो रहा है। वो दबाव क्यों बनाया जा रहा है ये समझना होगा। और फिर हमें ये भी समझना होगा कि क्या हम चीन को भारत में फ्री एक्सेस देने को तैयार हैं? अगर हम अमेरिका को फ्री एक्सेस देने को तैयार हैं तो फिर हम चीन को क्यों नहीं देंगे? हम बाकी दुनिया के साथ मिलकर इस शक में भी शामिल हैं कि चीन जासूसी करता है, इक्विपमेंट लगवा देता है, फिर हम यहाँ तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स उसको दिए हुए कैंसिल कर रहे हैं। मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस बात की तरफदारी भी नहीं कर रहा हूँ कि सरकार चीन से ऐसे बात करे जाके कि बताए नहीं भाई साहब बड़ी गलती हो गई, ट्रंप साहब से हमने क्यों बात की। लेकिन अगर एक सरकार की तरह व्यवहार करती है, हमने इसी देश में क्या देखा नहीं है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे थे, अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में चला आया था और उसको वहां से यू टर्न लेने पर मजबूर किया गया। तो ये मुल्क जो लोग चलाते हैं उनको अपना रुतबा, अपना अखलाक दिखाना होता है। वो अखलाक दिखाना कैसे दिखाया जाता है, ये सिखाने के लिए इस देश में मुझसे हजारों गुना काबिल लोग मौजूद हैं। वो सब अवेलेबल हैं। आपको उनके साथ बैठकर ईमानदारी से बात करनी होगी और अपने वोटर को विश्वास में लेना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बुरी से बुरी परिस्थिति में आप अगर अपने परिवार के सब लोगों को बता कर रखते हैं कि अब हमारे पास खाने को पैसा नहीं होने वाला है, तो परिवार भूखा रहने के लिए तैयार होता है। आप सुन रहे होंगे पूरी बहस को, और बातचीत जाकर अटकी हुई है कि कैसे इसका समाधान होगा। अगर ये तनाव, ये चीजें बार बार आती रहेंगी तो रास्ता कैसे निकलेगा, और रास्ता ढूंढने के लिए बातचीत लगातार चल रही है। ये और बात है कि उसको कहीं सिरे पर पहुंचती नहीं दिख रही है। क्या आपका कहाँ पर अटकी हुई है बातचीत और किस तरह से वो आगे बढ़ रही है? क्या वहाँ कोई बड़े हस्तक्षेप की सरकार की तरफ से जरूरत है? नंबर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है, हमें भारत और चीन का समझना पड़ेगा। उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक जो बहुत मतलब उसमें जो गूढ़ चीज है कि भारत का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है
वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, और जो चाइनीज सेटअप है वो कम्युनिस्ट सेटअप। तो चीनियों का ये मसला होता है कि जैसे टॉप डाउन अप्रोच है, बॉस जो कहते हैं वो लास्ट तक आता है, और वही सेम चीज आप वहां की मीडिया में भी देखते हैं कि जो ग्लोबल टाइम्स है वही चीज कहता है जो साफ साफ उसको लिख करके दिया गया है। लेकिन भारत में हर आदमी को सवाल पूछने का हक है, वो चाहे चीन पे सवाल पूछे, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर पे सवाल पूछे। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है आपका, तो आप अमूमन मानते हैं कि खुला दौर है वहां पे, और आप उन्हीं देशों के बीच में आपस में जाकर बातचीत करेंगे जहां इसी तरह का माहौल होता है। तो चीन को ये नेचुरल एक सस्पिशन हमेशा बना रहता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, चाहे वो जिसको आप आज क्वाड के नाम पे सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, इंडिया है, मतलब उसको ये शक रहे, तो आपको हमेशा वो डाउट की नजर से देखता है। अगर उसमें एक इनेट नेचुरल डाउट है, इनहेरेंट डाउट है, तो आपको वो हमेशा एक कटघरे में ही रखेगा और आपको प्रूव करते रहना पड़ेगा। भारत की तरफ से आप देख लें 1951 से जब उसने कब्जा किया तिब्बत के ऊपर से, तो भारत ने कहा नहीं कि चलिए वन चाइना पॉलिसी को हम एग्री कर लेते हैं। भारत ने ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक अपना रिश्ते नहीं रखे हैं, हालांकि बेसिक वो औपचारिकता के लिए उसने बना के रखे रिश्ते। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे और सिक्किम पे समझौता हुआ, उसके बावजूद जो है चीन ने ये नहीं माना कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, और उस पर भी अलग अलग तरह के सवाल खड़ा करता रहा। जो जिस लद्दाख पर लेकर आप डिस्कशन कर रहे हैं आप, वो 10 तारीख को दोपहर में नाकुला वो जगह है जहां पे मोहतांग इलाका है, वो मोटा मोटा नाकुला पर जिस तरह से उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, 220 किलोमीटर की जो सीमा है सिक्किम की मानी ये जाती है। सिक्किम एक राष्ट्र रहा है टिल 74, और जब उसने भारत के साथ जी हमारे पास अब केवल 1-1.5 मिनट रह गया है, आपको संक्षेप में बताना पड़ेगा। जी जी जी। तो कुल मिलाकर ये है कि चीनियों के दिमाग में अभी भी आपके प्रति शक है, आप कुछ भी कर लें उसको, वन चाइना पॉलिसी मान लें आप उसको, तिब्बत उनका अंग, सिक्किम अपना अंग, सिक्किम को वो ना माने, अरुणाचल के लिए आप लड़े, आपके ऊपर वो कभी भी इस तरह का विश्वास नहीं करेगा। ये चीन की प्रॉब्लम है, ये चीन को हमसे आके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जहां 2049 तक उसको विश्व का सबसे महाशक्ति बन के खड़ा होना है, तो भारत के साथ वो इस तरह के रिश्ते बना के रखेगा। ये भारत का डिपेंड करेगा कितना वो साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रांगली हैंडल कर सकता है। आशुतोष जी, तो मामला यही फंस रहा है कि चीन को महाशक्ति बनना है, और एक तरह से महाशक्ति वो बन भी गया, आर्थिक महाशक्ति वो है भी, और अपना वन बेल्ट वन रोड वाला वो पूरा रास्ता लद्दाख के पास से उसे ले जाना है, उसकी तैयारी है। अब भारत को सारा दारोमदार भारत सरकार पर ही है कि वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करती है, कैसे बीजिंग के साथ एक विश्वास का रिश्ता कायम करने की कोशिश करती है। आपको क्या लगता है? मुश्किल से हमारे पास 1 मिनट बाकी। हाँ, देखिए मुकेश जी, एक बात मैं बताऊं, मैं इधर पिछले काफी दिनों से मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को काफी अध्ययन करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है जब पूरी दुनिया बिल्कुल शांत बैठी हुई थी तो जर्मनी जो है युद्ध की तैयारी कर रहा था, और जर्मनी ने जब राइनलैंड पे कब्जा किया और उसके बाद जब वो पोलैंड में घुसा, तो ब्रिटेन और फ्रांस को लगता था ये तो हमारे यहाँ थोड़ी आने वाले हैं, और जब वो फ्रांस पे कब्जा कर लिया और उसके बाद जब ब्रिटेन पर हमला करे तब सबकी निगाहें खुली, और अमेरिका 1941 तक तो चुपचाप बैठा हुआ था, अरे मेरे यहाँ थोड़ी हो, जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ तो उसको भी समझ में आ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी चीन इस वक्त कर रहा है उसके पीछे कोई हवाई बातें नहीं, उसका एक प्रॉपर डिजाइन है। उस डिजाइन में आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि मिलिट्री या सेना से हमला बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इकोनॉमिक माइट है उसको चाइना कहता है कि तुम दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ा जो है वो इंडस्ट्रियल हाउस बन गया हूं, मुझे एक्सेप्ट कर। अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो दिक्कत होने वाली है। मुझे लगता है जिस दिन भारत को ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भारत को चीन को समझना पड़ेगा, लब्बो लुआब ये है, उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हम ठीक है, हमने तरक्की की है, अभी एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन एक और बहुत ताकतवर मुल्क अब खड़ा हो गया है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने रिश्ते उसके साथ कैसे एडजस्ट करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आलोक, मयंक जी, आपका इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद आप सबका। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।